नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उज्जैन में डेंगू ने ली शासकीय लैब टेक्नीशियन की जान। 140 से अधिक मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 113 करोड़ से ज्यादा के स्मार्ट सिटी कार्यों का किया वर्चुअल लोकार्पण। निजी अस्पताल में 3 दिन के भीतर दूसरे मरीज के ब्रेन डेड का मामला सामने आया। दूसरे मरीज की हुई मृत्यु। आरक्षक से आरआई के पद पर पहुंचे और प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर दूतावास में चयनित हुए उज्जैन के जफर अहमद जैदी। और विवाहिता युवती ने जहर खाकर दी जान। पिता ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप। अंततः डेंगू ने शहर में ली पहली बलि। चरक अस्पताल की लैब टेक्नीशियन की डेंगू से हुई मृत्यु। जन जागरूकता की आवश्यकता है, डेंगू से बचाव के लिए कहा सीएमएचओ ने। उज्जैन के सबसे बड़े सरकारी चरक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन अर्चना बनवार की मंगलवार को डेंगू से उपचार के दौरान मौत हो गई। अर्चना को 4 दिन पहले बुखार आया। अर्चना ने चरक अस्पताल की लैब में ही डेंगू की जाँच कराई। जाँच में पता चला कि अर्चना को डेंगू है, साथ ही प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। उन्हें तत्काल माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत नहीं सुधरे तो अर्चना को इंदौर रेफर करना पड़ा। गौरतलब है कि उज्जैन में डेंगू से यह पहली मृत्यु है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 142 की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव है। हालांकि आधे से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया व वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बुजुर्ग व बच्चों की संख्या ज़्यादा है। चरक चिकित्सालय में पलंग पर 3 बच्चे भी भर्ती किए गए। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में जांच के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। डेंगू के अभी जिले में लगभग 140-42 के केसेस करीब कल तक थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो करीब पहले ही स्वस्थ होकर जा चुके हैं और कुछ अभी भी हमारे विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कल एक हमारे स्टाफ की लैब टेक्नीशियन है, उनकी मृत्यु का मामला आया है। उसमें उनको साथ में लीवर में और किडनी में भी बीमारी थी, जिनमें उनका बिलिरुबिन लेवल और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था और हमारे द्वारा मलेरिया विभाग के द्वारा और नगर निगम के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ केसेस मिलते हैं और भी सभी वार्डों में टीम बनाई गई है। 10 टीम हमारी काम कर रही हैं, जो लार्वा सर्वे, स्प्रे का काम और लार्वा विनिष्टीकरण का काम और जो गड्ढों में टेबीफॉस की दवा डालना है, ये सब कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। फीवर सर्वे भी हमारी टीमों द्वारा किया जा रहा है और सभी प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं। निजी विद्यालयों के समकक्ष बनाए गए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शासकीय विद्यालय भवन, अत्याधुनिक कक्षाएं भी बनाई गई। स्मार्ट सिटी महाकाल विस्तारीकरण से प्रभावित 10 शासकीय विद्यालयों को स्थानांतरित करने के लिए नूतन विद्यालय व गणेश नगर विद्यालय को अत्याधुनिक स्वरूप दिया गया, जिनका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारस जैन की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर छात्र छात्राएं व शिक्षकगण भी उपस्थित थे। विद्यालयों की विशेषता बताते हुए मंत्री डॉक्टर यादव व जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा, स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के अंतर्गत आवास पर्यावरण विभाग के पूरे प्रदेश के एकीकृत कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्थानीय शासन मंत्री द्वारा भोपाल से जो लोकार्पण किया गया, इसी के बलबूते पे उज्जैन में स्मार्ट सिटी द्वारा ये जो लगभग 7 विद्यालय, एक संस्कृत महाविद्यालय हमारा यहाँ लोकार्पित हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे जिलाध्यक्ष विवेक जी, सांसद जी माननीय अनिल फिरोजिया जी, कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था। हमारे नूतन स्कूल और गणेश नगर स्कूल हैं, उनका लोकार्पण किया गया है। अत्याधुनिक ढंग से, अत्याधुनिक संरचना के साथ में, अत्याधुनिक तकनीक के साथ में इन दोनों स्कूलों को डिज़ाइन किया गया है, जो आज बनके तैयार हुए हैं। लगभग 1900 के आसपास बच्चे जो हैं इसमें पढ़ना चालू करेंगे। लगभग 10 स्कूल जो हमारे महाकाल मंदिर के आसपास के डेवलपमेंट एरिया में शामिल है, जिनको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बदले में जो ज़मीन हमारी वहाँ पर मुक्त हो रही है, उसको महाकाल मंदिर विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन स्कूलों में जितनी भी क्लासरूम्स हैं, सभी में स्मार्ट क्लास जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से लगाए गए हैं।
सभी में लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है, फर्स्ट एड किट्स की व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है कि सोलर पैनल पर पूरी तरीके से यहाँ का जो लाइट है वो आधारित होगी। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो तो मीट आउट उससे होगा ही। इसके अलावा नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली का जो उत्पादन होगा उसके मद्देनजर जो है वो कैशबैक भी मिलेगा। उसका कुछ पोर्शन हम लोग स्कूलों के खाते में रखेंगे, जिससे यहाँ के जो मेंटेनेंस में चीज़ें खर्च होंगी, मेंटेनेंस में जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति होती रहे और बाकी का पैसा जो है स्मार्ट सिटी या नगर निगम जो है वो करेगा, यूज़ करेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत आकर्षक जितनी भी सुविधाएं होती हैं शिक्षण संबंधी वो सब प्राप्त होंगी। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे प्राइवेट स्कूल भी होंगे जो इन स्कूल की जो बिल्डिंग्स है और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे। अब ये ज़रूर है कि आगे शिक्षण व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से चले। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन की आवश्यकता होगी, स्कूल के मर्जिंग की आवश्यकता होगी, उस पर हमारे द्वारा आगे से काम किया जाएगा। निजी अस्पताल में 3 दिन के भीतर दूसरे मरीज का ब्रेन डेड का मामला आया सामने। पहली मरीज का उदयपुर में चल रहा है इलाज, दूसरे मरीज की हुई मृत्यु। फ्रीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में सोनगंज निवासी 26 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा 12 जून को आया। दांत के दर्द से परेशान जब दीपक इलाज के दौरान बेहोश होने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन थिएटर में उसका मुंह पूरा सूज गया था। फिर उसे संजीवनी और फिर बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड बताकर 1% उम्मीद बताई। 20-25 लाख रुपए लगने के बाद भी दीपक को बचाया नहीं जा सका। दीपक के पिता देवकरण ने मेवाड़ा अस्पताल के डॉक्टर तथा उर्वशी मालवी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, सर ये मेरे बालक को दांत की तकलीफ़ थी तो हम डॉक्टर उर्वशी मालवी के यहाँ क्लिनिक पर गए थे। तो क्लिनिक पर दांत निकालने की उसने कोशिश करी थी, वहाँ पर निकालना चाहा था उन्होंने, लेकिन वो थोड़ा सा बेहोश होने लगा। तो मैडम ने बोला कि ये यहाँ नहीं निकल पाएगा, अपने को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाके इनको बेहोश करके पूरी दांत का ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो फिर हम 10 बजे मतलब उन्होंने बोला कि आप मेवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो हम उस दिन मेवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन होके बेहोश पूरा बॉडी को बेहोश करके फिर निकालेंगे दांत ऑपरेशन करके। तो साहब जैसे ही 10 बजे दूसरे दिन और वो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए मेरे बालक को, आधा घंटे तक हम बाहर बैठे फिर मेरे को अंदर बुलाया तो उसका पूरा मुंह सूज गया, मतलब पूरा फूल गया था उसका चेहरा। उस दिन से लेके 15 दिन तक मतलब वो होश में ही नहीं आया सर। फिर उन्होंने बोला कि यार इनको रिएक्शन हो गया है, तो फिर संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया हमको उन्होंने। वहाँ 24 घंटे तक हम रहिए, लेकिन वहाँ भी उन डॉक्टर को कोई सूझ नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर सुबह एक डॉक्टर दिमाग के डॉक्टर कोई आए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनको तो बहुत सीरियस है, तो इनको तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो साहब हमने फिर वहाँ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आप हमको डिस्चार्ज कर दो। हम डायरेक्ट फिर वहाँ चले गए बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल में गए हम तो 2-3 घंटे के अंदर वहाँ MRI करी डॉक्टर ने, डॉक्टर गुलफाम शेख। और फिर हमको एक रूम में बुलाया उन्होंने और डायरेक्ट उन्होंने 2 शब्द बोला खाली कि आपके बेटे का ब्रेन डेड हो चुका है, मतलब ख़त्म है पूरा, ना तो दुनिया में कोई इसका इलाज है और ना ही कोई इसका ऑपरेशन होता है, आप कहीं भी ले जाओ, आप इसको ले जाओ घर पे। फिर हमने बोला भी साहब कुछ तो होगा, क्या 1% उम्मीद है, 99% उम्मीद नहीं है, 1% उम्मीद थी। उनके साहब 1% भी उम्मीद रखेंगे, बोले रखो आप उस मालिक के ऊपर है, जो अगर वो आपकी किस्मत में होगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन साहब कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्ट यहीं पे हम वहाँ सेल्वी हॉस्पिटल में ले गए उसको 4-5 दिन बाद। सेल्वी हॉस्पिटल में 10-15 दिन रुके हम, लेकिन आखिरी वहाँ पे डॉक्टर ये कहते रहे कि भैया खत्म है, मतलब आप उनको घर ले जाओ, कब तक पैसे लगाओगे आप साहब। फिर वहाँ 29 तारीख को 29/6 को उसकी डेथ हो गई। डायरेक्ट हम घर ले गए। मतलब मेरे 20-25 लाख रुपये लग चुके हैं इसमें, और मेरा बच्चा भी हाथ में नहीं है और पैसे गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ उचित कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ हो जिसने भी ये इंजेक्शन लगवाया है मेवाड़ा हॉस्पिटल वाले ने, वो डॉक्टर उर्वशी मालवी, ये दोनों थे उसमें। तो मैं न्याय चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। आरक्षक के पद से RI की पोस्ट तक पहुंचे जफर अहमद जैदी। प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर दूतावास के लिए हुए चयनित। उज्जैन निवासी जफर अहमद जैदी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस विभाग में बतौर आरक्षक भर्ती हुए थे। वे तरक्की करते हुए RI के पद तक पहुंचे। उनके निष्ठा और कार्यक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन SP अतुलकर ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अपने आला ख्वाबों की तामीर करते हुए जफर ने एक प्रतियोगी परीक्षा पास की।
वे मध्य प्रदेश के 3 टॉपर्स में दूसरे नंबर पर रहे और उनका चयन यूरोपियन मुल्क में भारतीय दूतावास में हुआ। उनकी इस कामयाबी से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। ज़फ़र अहमद की तरक्की की यात्रा को बयान करते हुए उनके वालिद जनाब रफ़ी अहमद ज़ैदी बताते हैं। मेरा बालक जो है ज़फ़र अहमद ज़ैदी पहला आरक्षक के पद पर रहा, आरक्षक के पास पर प्रधान आरक्षक बना और प्रधान आरक्षक के बाद में उसको पीटीएस में जो है आरआई के रीडर के रूप में काम कर रहा था और इतना बढ़िया काम कर रहा था। करते करते अतुलकर सर जो थे यहाँ के एसपी, उनने उसको सम्मानित किया। सम्मानित इस बात से किया कि वो ईमानदार और समय पर कार्य करने वाला एक ईमानदार आरक्षक था। उसी की ईमानदारी को देखते हुए उसने जो है ये दिल्ली कंपटीशन के अंदर विदेशी दूतावास में जाने के लिए और वहाँ पर जो है कंपटीशन में एग्ज़ाम में भाग लिया और उसमें पूरे मध्य प्रदेश में 3 व्यक्ति सिलेक्ट हुए थे। उज्जैन का मात्र एक आदमी ज़फ़र अहमद ज़ैदी था जो कि सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है, उज्जैन शहर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक छोटी सी नगरी देसाई नगर के अंदर से रहने वाला निकला उज्जैन की नगरी से, आज दूतावास में जाके भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और वहाँ की जो भारत की कंट्री के जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा करेगा। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसको लगन बचपन से ही काफ़ी थी इसको, और कंप्यूटर सीखने का शौक हमारे भटनागर जी थे, उनके माध्यम से उसको कंप्यूटर सिखा गया और काफ़ी मेहनत उसने फिर जब की और दिलचस्पी बढ़ी तो आगे बढ़ते ही चला गया। अपने शरीके हयात की कामयाबी से बेहद खुश उनकी बीवी आशी ज़ैदी ने अपने जज्बातों को कुछ यूँ बयां किया। ज़फ़र अहमद ज़ैदी जो पीटीएस में हेड कांस्टेबल थे, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज इतनी बड़ी जगह पहुंच गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और ये उज्जैन के लिए भी सबसे बड़े गौरव की बात है। 500 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पूरे एमपी में इनका 2nd नंबर आया है जो हेड कांस्टेबल थे और ये अपने उज्जैन के लिए बहुत गौरव की बात है। ज़फ़र के चाचा सरफराज अहमद ने अपने भतीजे की कामयाबी की दास्तां बताई। हमारे भतीजे ज़फ़र अहमद ज़ैदी जो मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर उज्जैन में पदस्थ थे, उनका चयन दूतावास के लिए हुआ है और इस जिले से सिर्फ 3 जने, मध्य प्रदेश से 3 व्यक्तियों का जो चयन हुआ है, बड़े गर्व की बात है, हमें खुशी की बात है। और दूसरे नंबर पे उनका चयन हुआ है। राघवी थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता ने जहर खाकर की आत्महत्या, पिता ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। राघवी थाना अंतर्गत निवासी विवाहिता युवती रीता पति शंकरलाल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि रीता ने पति, सास और ससुर की प्रताड़ना से तंग होकर यह कदम उठाया। रीता के भाई अर्जुन और पिता भेरूलाल ने बताया, 3-4 साल से परेशान थी और उसका सास और ससुर और आदमी दुख देते थे, जिसके बाद में दवा पी ली। एक बार पहले झगड़ा भी हुआ था। परेशान करता था ये 3 मन देवकरण, मांगूबा और एक डोकरी में उनकी सासू, इतना 3 मन परेशान करो। थाना कोतवाली के एसआई गणपत सिंह ने बताया कि वस्तु स्थिति की जानकारी पीएम रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात होगी। ये थाना राघवी की घटना है। मृतिका का नाम है रीता बाई, पति शंकरलाल बलाई, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिमरोल, थाना राघवी। अज्ञात जहर खाने से हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाए। अब पीएम होने के बाद ही क्लियर स्थिति मालूम पड़ेगी। राजपूत करनी सेना ने शिला से गुज्जर शब्द हटाने व राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन व कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। राजपूत करनी सेना ने टावर पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की तथा कमिश्नर को ज्ञापन दिया। कमिश्नर को दिए गए ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने कहा, उत्तर प्रदेश ने करनी सेना के संस्थापक अध्यक्ष को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे भोज प्रतिमा के शिलान्यास प्रस्तर पर लिखे गुज्जर शब्द को हटाने की मांग कर रहे थे। हमारी मांग है कि गुज्जर शब्द को हटाकर राजपूत अथवा क्षत्रिय शब्द लिखा जाए। साथ ही संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी को अविलंब रिहा किया जाए। आज हमने हमारे राष्ट्रीय संस्थापक माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, श्री राजपूत करनी सेना मूल के, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में नज़रबंद करा है, तो उसके विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन करा है और ज्ञापन दिए हैं सब दूर, क्योंकि वो वहाँ पर विरोध करने गए थे। आज एक हमारे क्षत्रिय सम्राट
मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था, तो जिसके अंदर कुछ जाति विशेष के लोगों ने वहाँ पर गुज्जर समाज लिख दिया था, जो कि इतिहास के साथ खिलवाड़ है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, जिसे राजपूत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दशानन गश्त गोस्वामी समाज ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दशानन गश्त गोस्वामी समाज के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकत्रित होकर ब्रह्मलीन संत नरेंद्र गिरी जी के आकस्मिक निधन पर शोकाकुल हो श्रद्धांजलि व शोक संवेदनाएं व्यक्त की। समाज अध्यक्ष डीजे गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। श्री दशनाम ग्रस्त गोस्वामी समाज मंडल जिला उज्जैन के समस्त महंत संत यहाँ उपस्थित हैं। हम महाराष्ट्र के इस आकस्मिक कैलाशवास होने पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश सुशासन से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से यह निवेदन करते हैं कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो और इस पूरे कृत्य की, इस पूरी दुर्घटना की निष्पक्ष रूप से जांच हो, संभव हो तो सीबीआई जांच भी इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाई जाए। 27 सितंबर को मंडल अभिभाषक संघ कार्यकारिणी के होंगे चुनाव। 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में, चुनाव प्रचार जोर शोर से। निर्धारित नियमानुसार मंडल अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव 1 वर्ष बाद होते हैं, मगर कोरोना काल की वजह से ये चुनाव टल गए और अब 3 वर्ष बाद हो रहे हैं। 27 सितंबर को मतदान होगा। अध्यक्ष पद हेतु मौजूदा अध्यक्ष अशोक यादव के अलावा रविंद्र त्रिवेदी और अनिल माथुर भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। ये जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी नीलेश योगी तथा रूपम उपाध्याय ने बताया, मंडल अभिभाषक संघ के निर्वाचन के जो मतदान होना है वो 27 तारीख को होना है। कुल 35 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिसमें 11 पद कार्यकारिणी के हैं और 6 महत्वपूर्ण पद हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, पुस्तकालय बाकी हैं। अध्यक्ष में 3 उम्मीदवार के नामांकन आए थे, अशोक यादव जी, रविंद्र त्रिवेदी जी एवं अनिल माथुर जी। प्रकार आचार संहिता अपनाई जा रही है, क्या क्या नियमों को? आचार संहिता जो सरल आचार संहिता रहती है, कोर्ट परिसर में किसी भी तरह का प्रचार प्रसार न करें। जो नई कोर्ट है उसमें जहां मतदान होना है और उसकी 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार प्रसार न करें। देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव विगत 3 वर्षों के बाद हो रहे हैं। वैसे जो कार्यकाल रहता है वो 1 वर्ष का रहता है, पर चूंकि अभी जो लॉकडाउन का समय था उस कारण से 2 वर्ष के बाद अब चुनाव हो रहे हैं और इससे सभी अभिभाषकों में काफ़ी हर्ष है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री मतंगेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो गोला मंडी के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 60वां स्थान रखते हैं। श्री महादेव ने कहा, द्वापर से सुगति नामक ब्राह्मण हुए, उनके यहाँ मतंग नामक पुत्र हुआ। वह जन्म से ही माता की गोद में बैठे बैठे गदर्भी को डंडे मारा करता था। तब तो पिता बालक को मारने लगे। तब पास खड़ी गदर्भी ने कहा है, द्विराज आप बालक को क्षमा करें, इसके इस स्वभाव में इसका दोष नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये चांडाल है। तब बालक ने गदर्भी से पूछा, मैं कैसे चांडाल हुआ? तब गधी ने कहा, नाई द्वारा तुम्हारा हुआ, इस कारण तुम चांडाल हुए। गधी की ऐसी बात सुनकर मतंग ने पिता से कहा, मैं महान तप करूंगा। ऐसा निश्चय कर वो महान तप करने लगा। उसे तप करते देख वहाँ इंद्र आए और कहने लगे, तुम्हारा तप निरर्थक है, इससे ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होगा। पर बालक नहीं माना। बार बार इंद्र रोकने आते और बालक तप करता जाता। एक बार गया तीर्थ में पैर के अंगूठे पर खड़ा हो तप कर रहा था। तब इंद्र ने दया करके कहा, महाकाल वन में जाओ, सिद्धेश्वर से पूर्व एक शिवलिंग है, उसके दर्शन मात्र से तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा। तब मतंग ने वैसा ही किया। प्रसन्न हो श्री हर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करो। हे देवी, इस प्रकार मतंगेश्वर के नाम से यह शिवलिंग विख्यात हुआ, जो दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाला है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उज्जैन में डेंगू ने ली शासकीय लैब टेक्नीशियन की जान, 140 से अधिक मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 113 करोड़ से ज्यादा के स्मार्ट सिटी कार्यों का किया वर्चुअल लोकार्पण। निजी अस्पताल में 3 दिन के भीतर दूसरे मरीज के ब्रेन डेड का मामला सामने आया, दूसरे मरीज की हुई मृत्यु। आरक्षक से आरआई के पद पर पहुंचे और प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर दूतावास में चयनित हुए उज्जैन के जफर अहमद जैदी। और विवाहिता युवती ने जहर खाकर दी जान, पिता ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।